ये जो इलाका देख रहे हैं आप, यूक्रेन का, रूस का जो सीमा देख रहे हैं, यहाँ पर अब बिल्कुल जंग की स्थिति बन गई है। मामला रूस और यूक्रेन का है, लेकिन फंस गया है भारत, और भारत बुरी तरीके से फंस गया है। अब भारत किसे चुनेगा, रूस को, यूक्रेन को या फिर अमेरिका को? तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत ने क्यों भेज दी 14th कॉर्प्स कमांड को? भारत की वो सेना जो काफी शक्तिशाली और आक्रामक मानी जाती है, आखिर उसे क्यों भेजा गया है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने यूरोप को और दुनिया भर के देशों को एक चेतावनी दी, और इस चेतावनी का असर भारत तक भी पड़ गया। अमेरिका ने चेतावनी ये दी है कि रूस करेगा यूक्रेन पर हमला। अब बात दरअसल ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी है, ये सभी जानते हैं। इन सब के बीच में यूक्रेन के जो राजदूत हैं यूएन में, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा तब तक जब तक कि रूस को उकसाया न जाए। अब रूस को कौन उकसा रहा है, तो आपको बता दें, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में एक डील हुई है, एक समझौता हुआ है। वहीं यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। ये दोनों ही कारण हैं जिसे मानता है रूस की उकसाने की कार्रवाई हो रही है। अमेरिका रूस की शक्ति देखना चाहता है, और अमेरिका नाटो में शामिल कर यूक्रेन की बॉर्डर पर अपने सेना की तैनाती करना चाहता है ताकि रूस पर हमला कर सके। अगर एक बार यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, मतलब यूक्रेन अपनी धरती से सीधे रूस पर हमला कर देगा, और रूस की और यूक्रेन की बड़ी लंबी सीमा लगती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच बिल्कुल खुला आवागमन है, आने जाने की चीजें बिल्कुल खुली है। यूक्रेन के लोग जाते हैं, रूस के लोग आते हैं यूक्रेन, बहुत सारी चीजें हैं जो खुली है। अगर नाटो के साथ एक बार ये मिल जाता है, जैसा कि बाकी के यहाँ के देश कर चुके हैं, अगर ये भी जाकर मिल जाता है तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि यूक्रेन सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा रूस के लिए। अब इस वक्त रूस ने एक बड़ा गेम खेला है। रूस और बेलारूस दोनों ने मिलकर ये गेम खेला है, जिसकी वजह से नाटो एक तरफ फंस चुका है। अब रूस और बेलारूस ने क्या किया है कि करीब 20,000 से 30,000 शरणार्थियों को ट्रकों में भर भर कर यहाँ से पहुँचा दिया है, पोलैंड की सीमा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया है। अब ये शरणार्थी पोलैंड में घुसना चाह रहे हैं, पोलैंड इसे रोकना चाह रहा है। पोलैंड और बेलारूस के बीच तनातनी बढ़ गई है। नाटो की आधी सेना इन हालातों को संभालने में लगी हुई है, और अब रूस को ये लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका है। एक तरफ नाटो फंसा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पूरा मैदान खाली है। अब रूस क्यों हमला करेगा, और ये हमला बिल्कुल तय माना जा रहा है, पिछले जंग की तरह नहीं माना जा रहा है जब रूस ने युद्ध अभ्यास करके अपनी सेना को वापस बुला लिया था। इसका बड़ा कारण है क्योंकि रूस ने इस वक्त अब से अपनी सबसे खास सेना की तैनाती की है। इस सेना की तैनाती रूस तभी करता है जब आक्रमण करना हो, हमला करना हो। तो अब पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि रूस करेगा यूक्रेन पर हमला, और 2014 की तरह जैसे क्रीमिया को कब्जाया वैसे ही यूक्रेन को कब्जाएगा। कारण बड़ा ये है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में हाल में एक डील हुई, और इस डील के तहत उस डील में साफ तौर से ये मेंशन किया गया कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो अमेरिका उन हालात में रूस के खिलाफ खड़ा होगा। अमेरिकी वायुसेना तुरंत यूक्रेन की मदद को आएगी। अब यही बात रूस को चुभ गई है, और रूस हर हाल में अब इस जंग को करेगा और ये दुनिया को दिखलाएगा कि देखो अमेरिका की सेना आती है या सिर्फ ये बातों की शेर है। अब जब अमेरिका ने खुद से ये कहना शुरू कर दिया है कि रूस हमला करेगा, रूस जंग करेगा, इसका मतलब है कि रूस सचमुच यहाँ पर जंग करने वाला है। लेकिन इन सब मामले में भारत भी फंस गया है, और भारत बुरी तरीके से फंस गया है। वैसे तो भारत का यूक्रेन भी दोस्त है और रूस भी दोस्त है, लेकिन इन दिनों भारत की यूक्रेन के साथ कई रक्षा सौदे हैं और कई खरीदारियां भी बढ़ी हुई हैं। कारण ये है कि यूक्रेन रूस की तुलना में सस्ते दरों पर कंपोनेंट्स और अपग्रेड देता है, जबकि रूस का पार्ट होने की वजह से पहले यूक्रेन के पास लगभग हर रूसी टेक्नोलॉजी है। यही वजह है कि भारत ने यूक्रेन के साथ हाल ही में
70 मिलियन डॉलर के हथियारों की खरीद की डील तय की थी, जिसमें R-27 एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे भारत बड़ी संख्या में खरीद रहा है यूक्रेन से। तो सिर्फ यहीं तक हालात नहीं है, यूक्रेन भारत के AN-32 ट्रांसपोर्ट फ्लीट को भी अपग्रेड कर रहा है, जिसकी डील हुई थी 2009 में। उसके अलावे यूक्रेन ने भारत को बेचे AN-178 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इसके अलावे यूक्रेन भारत के भी बहुत बड़े हथियारों का जखीरा खरीदने वाला है। ये बातें और ये डील फाइनल होने के लगभग करार पर। अब ऐसे में अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है रूस, तो भारत के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, उसके हथियारों की खरीद, उसके अपग्रेड वगैरह वगैरह। वैसे फिर भारत के पास ऑप्शन नहीं बचेगा और भारत को जाना पड़ेगा रूस के पास और रूस से मांगनी होगी इन हथियारों की मदद के लिए। लेकिन फिलहाल अगर जंग शुरू होता है, ऐसे में एक तरफ यूक्रेन पर कब्जा हो जाता है रूस का, तो भारत के लिए कम से कम मिसाइलों को लेकर तो बड़ी समस्या जरूर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे जो फ्रिगेट्स दिया है रूस ने भारत को, उसमें यूक्रेन के इंजन लगे हुए हैं। दोनों ही भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पर अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन के मामले में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जब भारत को एक साइड लेना होगा, या तो रूस का, या यूक्रेन का, या अमेरिका का। भारत बहुत दिनों तक गुट निरपेक्ष नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन को तोड़ना है तो चीन की वन चाइना पॉलिसी पे वार करना होगा। ये भारत को समझ में आ गया है। असल चीन आप देखेंगे तो ये बड़ा ही छोटा सा इलाका है। इनर मंगोलिया, सिंजियांग, तिब्बत, ये कभी चीन नहीं थे। चीन की शुरू से पॉलिसी रही है अपने पड़ोसियों के जमीनों को हथियाना। जब तिब्बत पर हमला हुआ तो नेहरू चुपचाप थे, और जिसका असर ये हुआ कि बाद में चीन ने भारत पर भी हमला किया। उस वक्त नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और नेहरू ने ये कहा था कि चीन ने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमने खुद को धोखा दिया। इसके बड़े कारण थे, क्योंकि जिस वक्त चीन हमला कर रहा था उस वक्त हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में प्रेशर कुकर बन रहे थे और क्लिप बन रहे थे। आप सोच सकते हैं ये हालात थे भारत के। जबकि चीन शुरू से ही ये दिखलाता रहा है कि उसके तेवर क्या हैं। उसने सिंजियांग की जमीन पर कब्जा किया, इनर मंगोलिया पे किया, तिब्बत पे किया। तो चीन खुलेआम दिखता है कि वो एक आक्रामक और दूसरे की जमीन हथियाने वाला देश है। ऐसे में ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। तो फिर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कैसा है? भारत अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां एक तरफ ताइवान को मान्यता दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब उतार दिए हैं अपने 14th कॉर्प्स के कमांड को। 14 कॉर्प्स कमांड काफी जोखिम और चुनौतियों भरे मकसद के लिए लगाई जाती हैं। ये ज्यादातर सियाचिन में पोस्टेड रहते हैं। अब इनके सीमा पे आने का मतलब है कि हालात सचमुच यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। अब बातों का समय चला गया है और अब जंग के माहौल बन रहे हैं। इस कमांड को जाना जाता है कि ये कमांड आक्रमण करता है, न कि बचाव करता है। रणनीतिक रूप से और कूटनीति से जहां भारत चीन को घेर रहा है, तो वहीं अब बात खतरनाक सेना कमांड्स के तैनाती तक पहुंच गई है। वैसे क्या आप मानते हैं चीन की सबसे पहले वन चाइना पॉलिसी को तोड़ना बेहद जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।